गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो है अपर्दन वाले चैप्टर में थे। ठीक है, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे भूमिगत जल। हमने नदियाँ पढ़ी, नदी के अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली आकृति के बारे में जाना, हमने डेल्टा और डेल्टा के प्रकार के बारे में जाना। आज जो है हम लोग क्या देखेंगे, भूमिगत जल। पहला तो भूमिगत जल किसे कहते हैं, फिर उससे निर्मित आकृतियाँ। ठीक है, तो भूमिगत जल सबको पता है कि धरातल की गहराई पर प्राप्त जो जल होता है, जिसे हम खनन या अन्य माध्यमों से प्राप्त करते हैं, कुओं के माध्यम से, वो भूमिगत जल कहलाता है। चलिए, धरातल, वर्षा तथा बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त करता है। इस जल का कुछ भाग धरातल पर बहता है, कुछ वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है और कुछ भाग धरातल द्वारा सोख लिया जाता है। जल के रिसने की इस क्रिया को अंतःस्रवण या अंतःस्पंदन कहते हैं, अर्थात भूमिगत हो जाना। श्री सविंद्र सिंह के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी सतह के नीचे भूपृष्ठीय चट्टानों के छिद्र तथा दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, धरातल के नीचे चट्टानों के रंध्र में या दरारों में स्थित जल को जो है भूमिगत जल की संज्ञा दी जाती है। जिन चट्टानों के रंध्र आपस में मिले होते हैं उनमें जल सरलता से आर पार हो जाता है। ऐसे चट्टानें पारगम्य चट्टानें कहलाती है, जैसे चूने की चट्टानें। इसके विपरीत रंध्र विहीन चट्टानों में जल प्रवेश नहीं कर पाता, इसे अपारगम्य चट्टानें कहते हैं, जैसे क्वार्टरजाइट ग्रेनाइट। प्रोफेसर सैलिसबरी के अनुसार किसी प्रदेश की अधोभूमि का वह तल जिसके नीचे जल से ओतप्रोत रहती है, उस प्रदेश का भूमिगत जल कहलाता है। ठीक है, कोई ऐसी भूमि का वह भाग जहाँ की जो चट्टानें हैं वो जल से ओतप्रोत रहती है, वह क्या कहलाता है, भूमिगत जल तल कहलाता है। भूमिगत जल के स्रोत, तो पहला है कुआं। भूमिगत जल का सबसे अधिक सामान्य रूप कुआं है। मनुष्य भूपटल में जल प्राप्त करने के लिए धरातल पर से जल प्राप्त करने के लिए जो गोलाकार छिद्र खोदता है उसे कुआं कहते हैं। जिस कुएं की खुदाई भौम जल स्तर तक या उससे अधिक की जाती है, उससे वर्ष भर जल की प्राप्ति होती रहती है। अर्थात यदि हम बहुत अधिक गहराई तक कुआं खोद देते हैं तो ऐसे कुएं से हमें जो है 12 मास जो है पानी मिलते रहता है। कुओं से प्राप्त जल मनुष्य के दैनिक जीवन, पशुओं तथा कृषि आदि के उपयोग में लाया जाता है। आजकल की इस्पात पाइप द्वारा बहुत अधिक गहराई से भारी मात्रा में जल शक्ति चलित साधनों द्वारा प्राप्त की जाती है। आजकल जो है हम लोग ट्यूबवेल के माध्यम से जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कि एक बटन ऑन करते हैं और हमें जो है तेजी से भूमिगत जल की प्राप्ति होने लगती है। उसे नलकूप या ट्यूबवेल कहते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने बताया। उत्सुत कूप या पताल तोड़ कुआं, ये बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, यह एक विशिष्ट प्रकार का कुआं है जिसे पताल तोड़ कुआं भी कहते हैं। इसमें भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः ही या मनुष्य द्वारा खोदे गए छेद से बाहर निकलने लगता है। फ्रांस के अटवायर्स क्षेत्र में जो है इस प्रकार का पहला कुआं खोदा गया था, इसलिए इसे आर्टिजियन वेल भी कहा जाता है। आर्टिजियन वेल वही खोदे जाते हैं जहां दो अपारगम्य चट्टानों के संस्तरों के मध्य एक पारगम्य चट्टानें हो। ठीक है, एक कठोर चट्टान जिससे जल नहीं जा सकता, दूसरा पारगम्य चट्टान, तीसरा अपारगम्य चट्टान। ऐसे ही चट्टानों के बीच में जो है पताल तोड़ कुआं खोदे जाते हैं। बीच वाला पारगम्य संस्तर धरातल पर कहीं खुलता हो ताकि वर्षा का जल उसमें रिस कर पारगम्य संस्तर में एकत्रित हो सके। उस क्षेत्र में नदी, हिम नदी या वर्षा जल की प्राप्ति की पूर्ति हो। उस स्थल की समुद्र तल से ऊंचाई उस पारगम्य संस्तर में स्थित भूमिगत जल की ऊंचाई से कम हो। इस प्रकार के आर्टिजियन कुएं अधिकतर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। हमारे देश में इस प्रकार के कुएं तमिलनाडु में पाए जाते हैं। रूस में मॉस्को आर्टिजियन बेसिन में इस तरह के हजारों कुएं देखे जा सकते हैं। झरने, जलीय दबाव के कारण कभी कभी भूमिगत चट्टानी छिद्रों या रंध्रों से या दरारों से स्वतः जो है क्या हो जाता है, धरातल पर प्रकट हो जाते हैं। इसी को झरने या स्रोत कहते हैं। एक्चुअल में झरनों का निर्माण क्या होता है कि जो चट्टानों में भूमिगत जल या जो जल स्थिर होता है, जब कभी अपर्दन होता है और जो अपारगम्य चट्टानें हैं वो हट जाता है, तो उन दरारों में जो भरा हुआ जल है वो स्वतः बहने लगता है, उसे ही हम झरना कहते हैं। ठीक है, जलभूत के अपर्दन द्वारा अनावृत हो जाने पर, ठीक है, जो पारगम्य चट्टानें हैं वो जलों के या अपर्दन के परिणाम स्वरूप हट जाता है, तो उसमें भरा हुआ जल बाहर आता है।
पारगम्य तथा अपारगम्य चट्टानों के सीमांत तलों के आपस में मिलने पर पारगम्य चट्टानों के अनावृत हो जाने से, कि जो पारगम्य चट्टाने हैं जिसमें जल भरा हुआ है, दूसरा अपारगम्य चट्टाने हैं, दोनों आपस में मिलती है और जब अपारगम्य चट्टाने जो है अपरदित होकर हट जाती है तब इस प्रकार के झरनों का निर्माण होता है। तीसरा, पारगम्य संस्तर में एकत्रित जल पहाड़ी ढालों पर स्थित उपयुक्त चट्टानी संधियों से निकलने पर। ये ऐसी चीजें जो है हमको पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत अधिक दिखाई देती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है क्या होता है, जो पहाड़ है, जो चट्टान है, उसमें भरा हुआ जल जो है दरारों से जो है धीरे धीरे, आप अमरकंटक जाएंगे तो आपको रोड के किनारे जो है ऐसे बहते हुए जो जल है वो आप आसानी से देख सकते हैं कि कैसे वहां पर जो है पहाड़ी क्षेत्रों से जो है जल रिस रिस कर बाहर आते रहता है। झरनों के प्रकार, ठीक है, तो ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, कगारीपात झरने। कगारीपात झरने का निर्माण पारगम्य चट्टाने तथा अपारगम्य चट्टाने जब एकांतर क्रम में एक दूसरे पर पड़ी होती है, ठीक है, पारगम्य चट्टान, अपारगम्य चट्टान, पारगम्य चट्टान, अपारगम्य चट्टान, तो पारगम्य चट्टान में जल रिसता हुआ अपारगम्य चट्टानों तक पहुंच जाता है। अब चूंकि अपारगम्य चट्टाने हैं और वहां से जल रिस नहीं सकता है, ठीक है, किंतु इसके नीचे वह जल रिस नहीं पाता है, उस जल पर दाब और उस जल पर जब जलीय दबाव पड़ता है तो वह अपारगम्य चट्टानों द्वारा बनी कगार के सहारे बहने लगता है। ठीक है, जो अपारगम्य चट्टाने हैं उसे तो पार नहीं कर सकता, लेकिन जल के अधिक दबाव के कारण जो उसके किनारे हैं उनसे जो संधियां हैं उससे ये बहने लगता है। इस प्रकार के चट्टानी संस्तर जब पहाड़ी कगारों के पाद स्थल पर होते हैं तो उनसे झरनों की रचना होती है, तो उन झरनों को ही जो है कगारी पात कहते हैं। कगारी मतलब जो किनारा भाग है पहाड़ी क्षेत्रों में, जो उसके किनारे भाग हैं अपारगम्य चट्टानों के, तो क्या होता है कि वहां पर जो जल जमा रहता है वो धीरे से नीचे से जो है रिसने लगता है, और चूंकि पहाड़ी के पास मतलब पहाड़ी के नीचे वाले भाग से जब ये जल धाराएं बहने लगती है तब इसे कगारी पात झरना कहते हैं। दूसरा है गर्त झरने। जब पारगम्य चट्टानों के नीचे अपारगम्य चट्टान में कोई गहरा गर्त होता है तो उसमें जल एकत्रित हो जाता है। ठीक है, ये हमारा पारगम्य चट्टान। दूसरा अपारगम्य चट्टान, अब इससे जल नीचे नहीं जा सकता, लेकिन इस अपारगम्य चट्टानों में कोई गहरा गड्ढा बना हुआ है तो पारगम्य चट्टानों से रिस कर ये जल कहाँ जमा हो जाएगा, अपारगम्य चट्टान के गर्त में। किंतु जब उस अपारगम्य चट्टानों का नीचे की ओर से अपर्दन हो जाता है तो उससे झरने के रूप में जल बह निकलता है, इसे गर्त झरना कहते हैं। दरारी झरने कठोर एवं सरंध्र चट्टानों में जल का रिसाव संधियों और दरारों द्वारा होता है। जल भृतों में स्थित उन संधियों और दरारों के अपर्दन द्वारा अनावृत होने पर भूमिगत जल स्वतः धरातल पर बहने लग जाता है। जो अपारगामी चट्टानों में जो जल रुका होता है, जब उसका अपर्दन होता है, जल भृत मतलब जल से भरा हुआ, वो अपर्दित होता है तो वो जल क्या होता है, अपने आप बाहर निकलने लगता है। इसे दरारी झरना कहते हैं। भ्रंश झरना। जब किसी प्रदेश में भ्रंश के दोनों ओर की भूमि के तल में धसाव अथवा उत्थान के कारण अंतर आ जाता है तो पारगम्य चट्टानों में रिसा हुआ जल अपारगम्य चट्टानों में न रिस पाने के कारण उसके तल के साथ ऊपर धरातल पर बहने लगता है। इस प्रकार निर्मित झरना जो है भ्रंश झरना कहलाता है। गीजर। अब गीजर समझ लीजिए, हमारे यहाँ ठंड का मौसम प्रारंभ हो गया है, बहुत सारे घरों में गीजर का उपयोग जो है गर्म पानी के लिए करते हैं। यहाँ पर गीजर भी जो है एक गर्म पानी का झरना या स्रोत है। एक्चुअल में गीजर शब्द जो है गैसर शब्द से बना हुआ है। ठीक है, गीजर वह गर्म जल का झरना है जिसमें गर्म जल वाष्पी दाब या उत्प्रेरण दबाव के कारण या प्रेशर के कारण धरातल पर रुक रुक कर किंतु बहुत तेज गति से प्रकट होता है। ये जो है अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जल के साथ साथ कुछ खनिज तथा नमक भी इसमें घुले हुए रहते हैं। अंग्रेजी का गीजर शब्द जो है आइसलैंड के गैसीय शब्द से बना है। इसका तात्पर्य तेजी से उछलता हुआ होता है, अतः गीजर से आशय गर्म पानी के जल स्रोतों से है जिसमें समय समय पर गर्म जल तथा वाष्प निकलती रहती है। गीजर के मुख से एक लंबी सी नली भूगर्भ में अत्यधिक गहराई तक जाती है। ठीक है, जो धरातल का भाग है, गैसर वाला भाग है, उसकी एक नली जो है बहुत अधिक गहराई तक जाती है।
जब उसमें पानी जाता है, आपको पता है कि जैसे जैसे हम 32 मीटर की गहराई से आगे बढ़ते जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है, अर्थात नीचे का तापमान बहुत अधिक है। जब पानी वहां पहुंचता है तो वो तेजी से क्या होता है, भाप बन जाता है, और भाप बन के वो क्या होता है, बहुत तेजी से जो है क्या होता है, भाप गर्म होता है, जल गर्म होता है, भाप बनता है तो ऊपर आता है। अब वो भी उस गहराई से, उस नली के माध्यम से जो है बहुत तेजी से ऊपर आता है। ठीक है, तो वहाँ इसी के साथ नली में भरा हुआ गर्म जल तीव्र वेग से हवा में उछाल दिया जाता है। पुनः जल एकत्रित होकर नली द्वारा भूगर्भ में पहुंचता है और फिर से गर्म होता है और फिर से यही क्रिया होती है। पश्चिमी संयुक्त राज्य के मेलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल गीजर इसका उदाहरण है। तो ये था हमारे गेजर और क्या बोलते हैं झरने, झरने के प्रकार और भूमिगत जल। कल हम देखेंगे क्या भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृतियां। कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। आप झरनों के बारे में पढ़ेंगे तो आप जो है एक बार बुक में बनाए गए चित्रों को एक बार जरूर देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।